नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रबंधन में एक टॉपिक है नेतृत्व के सिद्धांत और शैलियाँ। अब आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि आरएस मुख्य परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन होते हैं 15 शब्दों वाले 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 50 शब्दों वाले 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता। तो नेतृत्व क्या है? चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व के तत्व कौन कौन से हैं? नेतृत्व के कार्य, नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया कैसे है बताइए, नेता व प्रबंधक में अंतर बताइए, नेतृत्व के सिद्धांत और नेतृत्व की शैलियाँ। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व क्या है? तो शुरू करते हैं। नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नेता संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे स्व इच्छा से कार्य करते रहते हैं। तो नेता है वह संगठन के उद्देश्यों प्राप्ति के लिए अधीनस्थों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे स्व इच्छा से कार्य करते रहें। तो ये क्या है? एक प्रकार का नेतृत्व है, यानी किसी सफल नेता के लिए एक अच्छा नेतृत्व होना जरूरी है। तो संगठन की सफलता निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है? कुशल, योग्य, दक्ष और सक्षम नेतृत्व पर संगठन की सफलता क्या करती है? निर्भर करती है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व के तत्व कौन कौन से हैं? तो नेता कैसा होना चाहिए? गुणवान होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसमें कुशल होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। अधीनस्थ है वो भी गुणवान होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। और परिस्थिति, तो परिस्थिति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सरकार, ये सभी इसके लिए आवश्यक है। यानी 3 गुण बताए हैं नेतृत्व के लिए: नेता, परिस्थिति और अधीनस्थ। इन तीनों के होने पर ही हम संगठन की सफलता प्राप्त कर सकते हैं चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार। अगला है नेतृत्व के कार्य। तो नेतृत्व उद्देश्यों का निर्धारण करता है, अनुशासन बनाए रखता है, नियोजन व नीति निर्धारण करता है, गतिविधियों का संचालन करता है, संसाधनों को एकत्रित करना और उनका सही ढंग से उपयोग करना नेतृत्व के कारण ही संभव है। सहयोग प्राप्त करना, यानी अधीनस्थों से सहयोग प्राप्त करना ही नेतृत्व के कार्यों के अंतर्गत आता है। संगठन के प्रति निष्ठा का भाव, ये भी नेतृत्व के कार्य हैं। नेतृत्व के लक्षण व विशेषताएं, तो दूसरों को प्रभावित करता है, नेता अनुयायियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करता है। नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व का यही अच्छा ढंग होता है, यानी अच्छा संबंध ये है कि वह अधीनस्थों और कर्मचारियों और नेता के मध्य क्या करे? है मधुर संबंध स्थापित करे, ताकि वो सतत रूप से कार्य कर सकें। नेतृत्व एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन करना, लक्ष्य का निर्धारण करना नेतृत्व की विशेषता है। अगला है नेता और प्रबंधक में अंतर। तो प्रबंधक क्या है? तो प्रबंधक एक नेता भी होता है क्योंकि वे लोगों को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेता प्रबंधक नहीं है क्योंकि वे समूह व बाहर के लोगों को प्रभावित करता है। अब यह प्रबंधक एक औपचारिक सत्ता रखता है और नेता है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों सत्ता रखता है। इसका उद्देश्य निर्व्यक्तिक है और नेता का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत है। अगला है नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया एवं सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया कैसे बताइए? तो दोस्तों, नेतृत्व का कार्य संगठन की स्थापना से लेकर उसकी विद्यमानता तक सदैव अनवरत चलता रहता है। नेतृत्व की सभी शैलियाँ, तकनीकों को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, इसे समय परिस्थिति के अनुरूप लागू किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व क्या है? एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। अब है नेतृत्व के सिद्धांत। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2000 आरएस मेंस 2022 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये परीक्षा जो 20 और 21 मार्च को होगी उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेतृत्व की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो उत्पत्ति के सिद्धांत है व्यक्तिगत और समय का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत है। व्यक्तिगत सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि नेता क्या होता है? जन्मजात होता है। नेता क्या होता है? जन्मजात होता है। व्यक्ति में नेता के गुण, योग्यता उसे किसी भी परिस्थिति में नेता बना सकते हैं। यानी व्यक्तिगत सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति में नेता के गुण है, वो योग्यता उसकी परिस्थिति के अनुसार उन्हें नेता बना देते हैं। नेता जन्म से ही शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नेतृत्व गुणों से सुसज्जित होता है। यानी व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में आपको पूछे तो यदि आप ये बातें लिख सकते हो तो आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। समय का सिद्धांत, इसके समर्थक कहते हैं कि नेता समय और परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। सभी महान व्यक्तियों ने समय और परिस्थिति को देखते हुए नेतृत्व ग्रहण किया है। यानी समय के सिद्धांत के अनुसार ये मानना है।
अब यह नेतृत्व की उत्पत्ति के लिए समय और परिस्थिति दोनों का होना जरूरी है। यदि इसमें से एक अनुपस्थित रहेगा तो वो नेता नहीं बन सकता। अब अन्य सिद्धांत है ग्रेट मैन सिद्धांत यानी महान व्यक्ति का सिद्धांत, विशेषता सिद्धांत, आकस्मिक यानी परिस्थिति सिद्धांत, स्थिति सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, सहभागिता सिद्धांत, प्रबंधन का सिद्धांत और संबंध का सिद्धांत। अब हम इनको एक नज़र में पढ़ेंगे। नेतृत्व के सिद्धांत एक नज़र में यानी नेतृत्व के उपागम विचारधाराएं भी हम इन्हें कह सकते हैं। जैसे परंपरागत सिद्धांत, इसमें महान व्यक्ति का सिद्धांत और गुणमूलक सिद्धांत दोनों आते हैं। महान व्यक्ति यानी ग्रेट मैन थ्योरी यानी नेता क्या होता है, नेता जन्म लेता है, उसे बनाया नहीं जाता, यानी जन्म जाती है उसमें क्या होती है, नेता बनने की योग्यता होती है। नेता महान होता है, नेता प्रत्येक दृष्टि में योग्य होता है, अधीनस्थ चयन पर नेता क्या देता है, बल देता है। अब परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत ही गुणमूलक सिद्धांत है। तो कुशल नेतृत्व नेता के गुण पर निर्भर करता है। यदि दोस्तों आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परंपरागत सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो महान व्यक्ति का सिद्धांत और गुणमूलक सिद्धांत आ जाएंगे। अगला है व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसे आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो संरचनात्मक पहल करने वाला, संबंध बनाने वाला यानी विचार करने वाला, कर्मचारी अभिमुखी यानी कर्मचारी अभिमुखी सिद्धांत किस प्रकार का है, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। इसमें नेता अधीनस्थों को मानव समझता है, यानी उनको मशीनी पुर्जा ने समझकर क्या समझता है, मानव समझता है, और सुख दुख में क्या देता है, साथ देता है। उत्पाद अभिमुखी, तो इसमें नेता का एक ही लक्ष्य होता है कि अधीनस्थों को मशीनी पुर्जा समझकर उनसे ज़्यादा उत्पाद करवाना, यानी कोई भी चीज़ है तो उसका जैसे लक्ष्य है तो उसमें मानवतावादी दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं रखना। नेता का केवल एक ही उद्देश्य है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना। यदि 100 क्विंटल कोई उत्पाद हमें करना है तो वो 100 क्विंटल ही करना है। यदि कोई बीमार हो जाए तो भी नेता उसमें रहम नहीं करता है, उत्पाद अभिमुखी सिद्धांत में। अब है परिस्थितिगत सिद्धांत है। तो नेतृत्व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, जो 3 कारकों पर निर्भर करता है, नेता और अनुयायी, कार्य संरचना, नेता की पद स्थिति, यानी आकस्मिक का सिद्धांत भी कह सकते हैं परिस्थितिगत सिद्धांत को। और आधुनिक यानी व्यवहारवादी सिद्धांत की शैली किस प्रकार की है, कठोर शैली है, और इसकी शैली है वो सरल शैली है, कर्मचारी अभिमुख की शैली। अगला है नेतृत्व शैली क्या है, प्रमुख शैलियाँ लिखिए। तो नेता का अपने अनुयायियों और अधीनस्थों के प्रति व्यवहार करने का तरीका या प्रारूप क्या कहलाता है, नेतृत्व शैली कहलाता है। नेतृत्व की शैलियाँ, सहभागी शैली जिसे हम प्रजातांत्रिक शैली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रजातांत्रिक शैली भी कह सकते हैं। अब दोस्तों जैसे सहभागी शैली, इस शैली में नेता के निर्देशित व्यवहार की तुलना में समर्थित व्यवहार का महत्व ज़्यादा है। यानी निर्देशित व्यवहार यानी नेता निर्देशित कम करता है बल्कि समर्थित व्यवहार ज़्यादा करता है। नेता की भूमिका अपने अनुयायियों को संप्रेषित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की होती है। यानी नेता है वो अपने अधीनस्थों और अनुयायियों को क्या करता है, संप्रेषित यानी उन्हें प्रोत्साहित करता है काम करने के लिए, हतोत्साहित नहीं करता। अगला है नेता निर्णय अधीनस्थ, यानी इसके लाभ कौन कौन से हैं, यानी सहभागी शैली के लाभ। तो नेता निर्णय अधीनस्थों के माध्यम से करता है, संचार 2 तरफा होता है, अधीनस्थों के निर्णयों में क्या होती है, वृद्धि होती है, सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास होता है। जैसे ये लीडर है, नेता है, और देखो ये संचार अधीनस्थों के माध्यम से, अधीनस्थों और लीडर के माध्यम से, अधीनस्थों के माध्यम में, और लीडर अधीनस्थ के माध्यम में भी होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, संचार दोनों तरफा होता है। जैसे अधीनस्थों के माध्यम में भी संचार होता है और लीडर और अधीनस्थ के माध्यम में संचार होता है। हानियाँ, समय साध्य प्रक्रिया है। हानि क्या है, यानी सहभागी शैली क्या है, समय साध्य प्रक्रिया। किस प्रकार, निर्णय लेने में समय ज़्यादा लगता है। क्यों समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें अधीनस्थ के माध्यम से क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। सहभागिता शैली में नेता है वो अधीनस्थों के माध्यम से निर्णय लेता है, इसलिए वह समय साध्य प्रक्रिया यानी नेता को कोई भी निर्णय लेने में समय ज़्यादा लगता है। नेता उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है क्योंकि वो अधीनस्थों के माध्यम से काम ज़्यादा करता है। अधीनस्थों का न्यूनतम उपयोग होता है। अब है निरंकुश शैली। तो दोस्तों ये सबसे उत्तम शैली है, यानी नेतृत्व की यदि सबसे उत्तम शैली पूछी जाए तो कौन सी है, वो कौन सी है, सहभागी शैली। निरंकुश शैली, नेता शक्ति स्वयं के पास रखता है, नेता है वो शक्ति किसके पास रखता है, यानी सर्वसर्वा नेता ही रहता है, और इसका प्रत्यायोजन नहीं करता, यानी अधीनस्थों को शक्तियों का क्या नहीं करता, बंटवारा नहीं करता, शक्ति का
बंटवारा नहीं करता है। निर्णयों में अधीनस्थों को शामिल नहीं करता निरंकुश शैली में नेता। तो लाभ क्या है? निर्णय लेने में तेजी। यदि नेता है वो अधीनस्थों को शामिल नहीं करेगा तो वो सर्वसर्वा खुद ही होगा और निर्णय जल्दी से लेगा। परिणाम जल्दी वे सकारात्मक होते हैं। अब हानियाँ क्या है? अधीनस्थों की रचनात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है अधीनस्थों का, क्योंकि उसमें कम से कम उपयोग लिया जाता है निरंकुश शैली में। अधीनस्थों का मनोबल गिरता है। उपयोग यानी इसकी उपयोगिता हम ये निरंकुश शैली कब उपयोगी है? यदि अशिक्षित व अकुशल अधीनस्थ हो तब ये शैली उपयोगी मानी जाती है। अगला है निर्बाध स्वतंत्र मुक्त नेतृत्व शैली। तो निर्बाध स्वतंत्र व मुक्त नेतृत्व शैली क्या है? इस शैली में नेता अपने अधिकारों व सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण अपने अधीनस्थों में कर देता है और स्वयं सत्ता से क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है। जैसे ये लीडर है, ये बस अलग हो गया, अधिकार किनको दे दिए? अधीनस्थों को दे दिए, और स्वयं क्या हो गया? विकेंद्रीकरण से अपने मुक्त हो गया। और विकेंद्रीकरण का केंद्र किसे बना दिया? वो बना दिया अधीनस्थों को। अधीनस्थों के मनोबल व कार्य संतुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि निर्णय अधीनस्थ लेते हैं। अधीनस्थों की क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है। अधीनस्थों को विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि नेता है वो विकेंद्रीकरण से हट जाता है। हानियाँ क्या है? नेता के सहयोग को क्या कर दिया जाता है? अनदेखा कर दिया जाता है। यानी धीरे धीरे नेता का महत्व है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने कार्य से क्या हो जाता है? हट जाता है और सारे कार्य किनको दे देता है? अधीनस्थों को। अधीनस्थ दूसरी दिशा में कार्य करने लगते हैं, यानी अपने हटकर, यानी यदि नेता ध्यान नहीं देगा तो लक्ष्य की ओर न कर वो लक्ष्य से भटक जाएंगे। उपयोगिता, जहाँ अधीनस्थ पूर्ण प्रशिक्षित हो व ज्ञानवान हो वहाँ पर यह शैली उपयोगी मानी जाती है। यदि अधीनस्थ अशिक्षित है तो ये शैली उपयोगी नहीं मानी जाती। अगला है कथन शैली। इसे मार्गदर्शक, निर्देशक व रचनात्मक शैली भी कहते हैं। इस शैली के नेता अपने अनुयायियों से कुछ करने को कहते हैं, यानी उन्हें आदेश देते हैं कि उन्हें कार्य कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। कथन शैली में नेता है वो अधीनस्थों को क्या करता है? निर्देश देता है। विक्रमी शैली, इसे व्याख्यापरक, सम्मतिपरक और स्पष्टीकृत शैली भी कहते हैं। सम्मतिपरक, और इसमें नेता अनुयायियों को केवल मार्गदर्शन ही नहीं देता बल्कि उन्हें अपनी बात कहने और स्पष्टीकरण मांगने का अवसर देता है। यह शैली सबसे महत्वपूर्ण तब होती है जब अनुयायियों में तत्परता और सक्रियता का स्तर है वो औसत से कम हो, लेकिन निरंतर क्या हो? अधीनस्थ क्या हो? प्रयासरत हो। सत्तावादी शैली, इस शैली में प्रशासन एक व्यक्ति के पास होता है। नेता दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करता, आदेश देकर कार्य करवाता है, कर्मचारी गण को की कोई परवाह नहीं करता। यानी नेता है वो सत्तावादी शैली में नेता है वो कर्मचारी गण की कोई परवाह नहीं करता कि कर्मचारी की स्थिति क्या है और वो क्या चाहते हैं, उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता। अब दोस्तों, अच्छे नेता यानी अच्छा नेता होने के गुण, तो ज्ञानवान व बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, ईमानदार व सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, आत्मविश्वास व उत्तरदायित्व होना चाहिए, कौशल, अभिप्रेरणा व समन्वय होना जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।